नमस्कार, मिड डे प्राइम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके साथ मैं हूं असीम मिश्रा। शुरुआत करना चाहेंगे बड़ी खबरों के साथ। दिल्ली कालकाजी एक्सटेंशन में झुग्गी झोपड़ी वासियों का पक्के घर का सपना आज होगा पूरा। पुनर्वास योजना के तहत प्रधानमंत्री लाभार्थियों को सौंपेंगे 3024 फ्लैट की चाबियां। 345 करोड़ रुपए की लागत से परियोजना का पहला फेज हुआ है पूरा। बेंगलुरु में इन्वेस्टमेंट कर्नाटक 2022 का शुभारंभ। प्रधानमंत्री ने कहा, दुनिया के ताजा हालात में भारतीय अर्थव्यवस्था पर दुनिया का विश्वास बढ़ा। 21वीं सदी के बनते नए भारत में सुधारों की प्रक्रिया, इंफ्रा में निवेश और कौशल का उचित उपयोग है शामिल। दिलाया विश्वास, समावेशी, लोकतांत्रिक और समृद्ध भारत दुनिया के विकास को बनाएगा मजबूत। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने आईएमएफ के हवाले से बताया, दुनिया की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था में से भारतीय अर्थव्यवस्था। महंगाई की स्थिति पर रिजर्व बैंक की बनी हुई है पैनी नजर। डिजिटल करेंसी का खुदरा ट्रायल महीने के अंत तक होगा लॉन्च। ईडी ने अवैध खनन मामले में पूछताछ के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जारी किया समन। कल सुबह रांची में पूछताछ के लिए हाजिर होने के निर्देश। ईडी ने पुलिस महानिदेशक को सुरक्षा के खास प्रबंध करने के लिए लिखा पत्र। हिमाचल में चुनावी प्रचार तेज। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बिलासपुर में की चुनावी रैली। कांग्रेस पर नाम लिए बगैर किया कटाक्ष। कहा, कांग्रेस राज में प्रधानमंत्री छुट्टियां बिताने आते थे हिमाचल। प्रधानमंत्री मोदी ने बदला है रिवाज, वे विकास के लिए करते हैं राज्य का दौरा। केंद्रीय गृह मंत्री ने नादौन में की चुनावी रैली। और T20 वर्ल्ड कप में भारत बांग्लादेश का मुकाबला अब से कुछ ही देर में एडिलेड में होगा ये मुकाबला। नजर सबसे पहले बड़ी खबर पर। दिल्ली के स्लम यानी कि झुग्गी झुपड़ियों में रहने वाले हजारों परिवारों के लिए आज का दिन यकीन मानिए दिवाली से भी बड़ा होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नवनिर्मित 3024 इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के जो लोग हैं उनके घरों का उद्घाटन करेंगे और उन घरों में रहने वाले कुछ सौभाग्यशाली मालिकों को उन फ्लैट्स की चाबियां सौंपेंगे। दिल्ली के कालकाजी में इन सीटू स्लम रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट के तहत ये घर बनाए गए हैं। दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी पात्र लाभार्थियों को फ्लैटों की चाबियां सौंपेंगे। सभी के लिए आवास उपलब्ध कराने के प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप दिल्ली विकास प्राधिकरण की तरफ से 376 झुग्गी झोपड़ी क्लस्टरों में यथास्थान झुग्गी झोपड़ी पुनर्वास का कार्य किया जा रहा है। इस पुनर्वास परियोजना का उद्देश्य झुग्गी झोपड़ी क्लस्टरों में रहने वालों को उचित सुख साधनों एवं सुविधाओं से लैस बेहतर और स्वस्थ वातावरण प्रदान करना है। हम बहुत सालों से वेट कर रहे हैं, 50 सालों से वेट कर रहे थे इस झुग्गी के लिए। मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। फ्लैट मिलेगा, बच्चों के सर पे छत हो जाएगा, इससे बड़ी खुशी क्या बात है। तो मोदी जी का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। बहुत खुशी है। आज इतने साल हो गया, इतने सालों के बाद मकान मिल रहा है, मोदी जी का धन्यवाद है। बहुत इंतजार कर, कम से कम 40-50 साल से हो गए करीब। अभी मोदी जी का धन्यवाद है जी, उनकी कारण हम भी ये जगह मिल रहा है, ये फ्लैट मिल रहा है हमें। बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। बहुत दिन हो गए झुग्गियन में 50 साल रहते। अब बहुत खुशी है कि हम मकान में जाएंगे, हमें मकान मिलेगा। डीडीए ने कालकाजी एक्सटेंशन, जेलरवाला बाग और कठपुतली कॉलोनी में ऐसी 3 परियोजनाएं शुरू की हैं। कालकाजी एक्सटेंशन परियोजना से कालकाजी स्थित भूमिहीन कैंप, नवजीवन कैंप और जवाहर कैंप की 3 झुग्गी झोपड़ी क्लस्टरों का यथास्थान पुनर्वास चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। पहले चरण में खाली पड़े एक वाणिज्यिक केंद्र स्थल पर 3024 EWS फ्लैटों का निर्माण किया गया है। भूमिहीन कैंप के पात्र परिवारों को नवनिर्मित EWS फ्लैटों में पुनर्वासित करके भूमिहीन कैंप की झुग्गी झोपड़ी वाली जगह को खाली किया जाएगा। भूमिहीन कैंप वाली जगह खाली कराने के बाद इस जगह का उपयोग दूसरे चरण में नवजीवन कैंप और जवाहर कैंप के पुनर्वास के लिए किया जाएगा। ये एक फ्लैट है। इस फ्लैट में घुसते के साथ ही यहाँ पर लिविंग रूम बनाया गया है
लिविंग रूम के साथ ही यहाँ पर एक रसोई बनाई गई है। रसोई के अंदर भी खिड़की दी गई है, लिविंग रूम के अंदर भी खिड़की दी गई है। शौचालय के साथ ही यहाँ पर एक स्नान गृह बनाया गया है। हवादार मकान को, फ्लैट को बनाया गया है। और इसके अलावा यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर एक छोटी सी बालकनी भी दी गई है। यहाँ पर खड़े हो सकते हैं। झुग्गीवासी रहेंगे, उनको एक अलग अनुभूति होगी, क्योंकि जिस तरह से वो पिछले काफ़ी समय से नार के जीवन जी रहे थे, अब उन्हें एक अच्छा समय उनके लिए आया है। और ये अच्छा समय आया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से, क्योंकि उनको अब फ्लैट मिल रहे हैं। परियोजना का चरण 1 पूरा हो चुका है। 3024 फ्लैट तैयार अवस्था में हैं। फ्लैटों के निर्माण में 345 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। फ्लैट्स समस्त नागरिक सुविधाओं से लैस हैं। इसमें विट्रीफाइड फ्लोर टाइल्स, सेमेरिक टाइल्स, रसोई घर में उदयपुर ग्रीन मार्बल्स, काउंटर से फिनिशिंग हुई है। सामुदायिक पार्क, इलेक्ट्रिक सब स्टेशन, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, दोहरे पानी पाइपलाइन, लिफ्ट, स्वच्छ जलापूर्ति जैसी सुविधाएं हैं। फ्लैटों का आवंटन लोगों को मालिकाना हक के साथ साथ सुरक्षा की भावना भी प्रदान करेगा। गिरीश निशाना के साथ धीरज कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और हमारे साथ हमारे सहयोगी धीरज इस वक्त सीधे जुड़ गए हैं। धीरज, आपका स्वागत है मिड डे प्राइम में। और मेरा सवाल यही कि हम सभी जो लोग महानगरों में रहते हैं, हम जानते हैं कि सर के ऊपर एक छत होने का क्या कुछ इंपॉर्टेंस है, क्या कुछ महत्व है। आज वैसे हजारों फैमिली जो कि स्लम, झुग्गी झोपड़ियों में रहने के लिए मजबूर थे, आज प्रधानमंत्री मोदी का जो एक सपना था कि उनके घर भी एक पक्का मकान हो और वो उसमें रह सकें, आज उन हजारों लोगों के सपने पूरे हो रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। ये उन लोगों का सपना साकार होने जैसा है जो ज़िंदगी भर, जिनकी ज़िंदगी रेरी पटरी पे काम करते हुए बीत गई और जिन्होंने अपने लिए एक सुंदर, एक स्वच्छ आशियाना नहीं तलाश कर पाया। आज जो प्रधानमंत्री कालकाजी में 3024 फ्लैट की चाबियां जब उन लोगों के हाथों में सौंपेंगे तो उनके लिए एक जो नया दिन होगा कि वो अपने मकानों में मालिकाना हक के साथ रह सकेंगे। और ये जो मकान बनाए जा गए हैं, ये जो मकान हैं, ये मकान आधुनिक सुविधाओं से लैस है। हम कह सकते हैं कि इसमें सुंदर टाइल्स लगे हुए हैं। जो सोसाइटी है उसमें सुंदर फ्लैट्स, उनके सुंदर फ्लैट्स बने हुए हैं। और फ्लैट्स के अंदर एसटीपी प्लांट्स हैं, इलेक्ट्रिक की सुविधाएं हैं, जो फायर की जो आग लगने के बाद जो आग बुझाने की जो सुविधाएं होती है वो सुविधाएं हैं। सुंदर पार्क बनाए गए हैं। और जब भी जो आपको देख रहे थे, जो मकान का जो निर्माण किया गया है, उसका जो कंस्ट्रक्शन किया गया है वो सुंदर कंस्ट्रक्शन किया गया है। और लोगों को कोई साधारण फ्लैट नहीं बना के दिया गया है, लोगों को ऐसा फ्लैट्स बना के दिया जा रहा है जिसमें कि वो आधुनिक सुविधाओं से लैस और सभी सुविधाओं का वो लाभ उठा सके। तो प्रधानमंत्री आज जबकि 4:30 बजे विज्ञान भवन में पहुंचेंगे और कालकाजी के जो निवासी हैं उनको ये चाबी सौंपेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें ये जो इन फ्लैट्स के बारे में, तो ये जो 3024 फ्लैट्स हैं, लगभग 345 करोड़ रुपए की राशि से इस फ्लैट्स को तैयार किया गया है। और इसके अलावा डीडीए ने और कई स्कीम उन्होंने तैयार किया है। ये केवल कालकाजी का ही नहीं है, कालकाजी के अलावा जेलरवाला बाग और हम कह सकते हैं कि और कठपुतली में भी इस तरीके के फ्लैट्स तैयार किए जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री का जो सपना है, या हम कहें कि शहरी विकास मंत्रालय का जो एक सपना है कि जो लोग शहर में रहते हैं और जिनके पास अपना मकान नहीं है, अपना छत नहीं है, उन लोगों को उनको मकान हम बना के देंगे। और आज का ये दिन विशेष रूप से और भी महत्वपूर्ण है कि जो पहले एक शिकायत आती थी कि जो लोग स्लम में रहते हैं, जो लोग मलिन बस्तियों में रहते हैं, तो उनके लिए जो मकान बनाया जा रहा है वो मकान कहीं दूर जाकर बनाया जा रहा है। और उनकी ये शिकायत आती थी कि हमें ऐसे जगह पे मकान बना के दिया जा रहा है जहाँ पे सुविधाएं नहीं हैं, जो शहर से दूर है, जो सघन जो बसी हुई आबादी है उस आबादी से दूर है। ये जो मकान आज का ये मकान जो दिया जा रहा है, इसका नाम यही दिया गया है कि जहां आपकी झुग्गी है वहीं आपको ये मकान दिया जाएगा। ये इस मकान की सबसे बड़ी खासियत है। और आज कालकाजी एक्सटेंशन में ये जो मकान तैयार हुए हैं, ये मकान
एक वाणिज्य केंद्र का जो स्थल है जी, वहाँ ये मकान तैयार किया गया है और वाणिज्य केंद्र के स्थल पर जो फ्लैट्स बनाए गए जी। हैं और इन सारे लोगों को, ये जो लोग भूमिहीन कैंप में जो लोग रह रहे हैं उन लोगों को इसमें बिल्कुल। शिफ्ट किया जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि भूमिहीन कैंप का जो स्थान होगा वो रिक्त होगा, फिर उस पे जाकर डीडीए फ्लैट्स का निर्माण कराएगी और जी। कालका जी के नवजीवन पार्क और जवाहर पार्क में जो लोग स्लम की बस्तियों में रह रहे जी। हैं उन बस्तियों में रहने वाले लोगों को अगले चरण में शिफ्ट कराया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया धीरज, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज का दिन जो दिल्ली में जो स्लम एरियाज में जो लोग रहते थे उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, उनके लिए आज फ्लैट्स, उनको चाबियां सौंपेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बढ़ेंगे आगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बेंगलुरु में शुरू हुए इन्वेस्ट कर्नाटक 2022 के सत्र को इस वक्त संबोधित कर रही हैं। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। is held up only to make policies even more nimbly in time on issues which are developing and make sure that the industry facilitates it. The industry consultative process which happens in Karnataka is one of those which are extensive, and as a result today I've heard from the Chief Minister that initially when this global meet was planned, their expectations and target was somewhere in the range of 5 lakh crores. Today, that has moved upwards to about 7.5 lakh crores, of which he has already cleared 2.8 lakh crore related proposals. So, unlike some times when we hear MOUs getting signed, MOUs realizing in part, we are here realizing and understanding that MOUs have already been given the clearance by the state government, and as a result, even on the day when this meet happens, based on the original target, more than 50% of the MOUs have already been cleared. That is the proactive nature of this government being led by Chief Minister Bommai. And it is that speed which gives confidence to the investors that the MOUs are done with facts on the ground. And I also see that the MOUs which have come up are coming up in newer areas, the sunrise areas. Whether it is hydrogen, the mission that Government of India announced, whether it is green ammonia, whether it is making sure that the corridors are coming up for industries, whether it is connecting with the ports, whether it is newer mines which Dr. Shri Prahlad Joshi ji expanded, these are the kind of things on which the government in Karnataka has actually been proactively moving further ahead at good speed. As a result, you find investors taking interest, not just for a Karnataka which is top on the service sector because of the presence of IT companies, but also because of the traditional old India industries which are core to production. The steel, the aluminium, and also many other such which help in the core businesses to provide that backbone for industrial development. So the old exists with the new sunrise, and the policies like the industrial policy, the energy policy, the IT policy, all of which I've been periodically hearing from both Mr. Murugesh Nirani and Minister Ashwath Narayan, both of whom have been constantly making sure that the industry benefits because of the consultation through the policies coming out in time. So just for records, and because all of you all are here, I thought it is important for me to summarize those particular areas in which Karnataka has stood out, as a result of which today we see a lot of interest among investors. Permit me to rapidly read out few of those which are noteworthy achievements of Karnataka. I already said that the state's new IT policy 2020-25 is a very big step, and it also looks at electronic system design manufacturing, telecom services in 6 clusters. That's a major move forward for any state. And those clusters are going to be not in Bengaluru, but outside.
Mangaluru, Tumkuru, Mysuru, Hubli, Shivamogga and Kalaburgi. Now, that is taking development beyond Bengaluru, not just for IT, but also for other industries. The one तो अभी आप वित्त मंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सुन रहे थे, जो कि इन्वेस्ट कर्नाटका कॉन्क्लेव को संबोधित कर रही थी। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। उन्होंने ये कहा, मैं आपको समराइज कर दूं, उन्होंने ये कहा कि जो नए जो सनराइज सेक्टर्स हैं, हम ये उम्मीद करें कि जो नए इन्वेस्टमेंट आएंगे वो उन सनराइज सेक्टर्स में आए। मसलन ग्रीन हाइड्रोजन का उन्होंने जिक्र किया, इस सेक्टर में आए। एनर्जी के सेक्टर में ग्रीन अमोनिया, इस सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट आए तो काफी बेहतर होगा, न सिर्फ कर्नाटक के लिए बल्कि पूरे देश के लिए भी। और उन्होंने कहा कि जो पॉलिसी रही है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रही है बीते कुछ वर्षों में बसवराज बोम्मई की सरकार की, वो बहुत ही बेहतरीन रही है। उन्होंने जिक्र किया कि न सिर्फ कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में बल्कि जो सैटेलाइट टाउन्स हैं, तुमकुरू और इन तमाम जगहों पे, इन जगहों पर भी जो आईटी पॉलिसी के अलावा और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हैं, मसलन टेलीकॉम, मैन्युफैक्चरिंग में, इन तमाम क्षेत्रों में भी, इन तमाम एरियाज में भी इसको फैलाने की जा रही है कोशिश। तो ये कुछ अहम बातें थी जिसकी वजह से जो इन्वेस्टमेंट है वो लगातार कर्नाटका में बढ़ता जा रहा है। इस बात का जिक्र खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर रही थी इन्वेस्ट कर्नाटका कॉन्क्लेव में। बढ़ेंगे यार और बात करेंगे अब ताजा खबर की। और अब से कुछ देर पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कर्नाटक में वैश्विक निवेशक सम्मेलन इन्वेस्ट कर्नाटक के उद्घाटन समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित किया। इस सम्मेलन में 300 से अधिक प्रदर्शकों के साथ ही कई व्यावसायिक प्रदर्शनियों और अन्य सत्रों का भी आयोजन किया जा रहा है। इसमें जर्मनी, नीदरलैंड्स, दक्षिण कोरिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि वैश्विक संकट के दौर में दुनिया भर के अर्थव्यवस्था के जानकार भारत को एक ब्राइट स्पॉट बता रहे हैं। ये भले ही ग्लोबल क्राइसिस का दौर है, लेकिन दुनिया भर के एक्सपर्ट्स, विश्लेषक और अर्थव्यवस्था के जानकार भारत को ब्राइट स्पॉट बता रहे हैं। और हम अपने फंडामेंटल्स पर लगातार काम कर रहे हैं ताकि भारत की अर्थव्यवस्था दिनों दिन और मजबूत हो। पिछले कुछ महीनों में भारत ने जितने फ्री ट्रेड डील्स किए हैं, उससे दुनिया को हमारी तैयारियों की झलक मिल चुकी है। साथ ही प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि बड़े सुधारों, बड़े बुनियादी ढांचों और सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं की बदौलत ही नए भारत का निर्माण हो रहा है। नए भारत का निर्माण बोल्ड रिफॉर्म्स, बिग इंफ्रास्ट्रक्चर और बेस्ट टैलेंट से ही संभव है। आज सरकार के हर स्पीयर में बोल्ड रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं। इकोनॉमिक स्पेस में जीएसटी और आईबीसी जैसे रिफॉर्म्स किए गए। बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म्स और स्ट्रांग मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स के जरिए अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया गया। इसी तरह यूपीआई जैसे कदमों के जरिए देश में डिजिटल रिवॉल्यूशन लाने की तैयारी की गई। और प्रधानमंत्री ने निवेशकों से भारत में निवेश करने का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में निवेश का मतलब एक बेहतर दुनिया के लिए निवेश करना है। भारत में इन्वेस्टमेंट का मतलब है इन्वेस्टमेंट इन इंक्लूजन, इन्वेस्टमेंट इन डेमोक्रेसी। भारत में इन्वेस्टमेंट का मतलब है इन्वेस्टमेंट फॉर द वर्ल्ड। भारत में इन्वेस्टमेंट का मतलब है इन्वेस्टमेंट फॉर अ बेटर प्लैनेट। भारत में इन्वेस्टमेंट का मतलब है इन्वेस्टमेंट फॉर अ क्लीन सेफर प्लैनेट। आइए हम मिलकर करोड़ों करोड़ों लोगों का जीवन बदलने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़े।
और अभी एक रिपोर्ट भी आई है इसके मद्देनजर मॉर्गन एंड स्टैनले की तरफ से कि आने वाले 2030 तक जो है वो भारत दुनिया में, अब जानते हैं कि अभी 5th पोजीशन पे है इकोनॉमी के लिहाज से, वो अब 3rd पोजीशन पे आ जाएगी, ये कहना है मॉर्गन स्टैनले का। इसलिए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के जो फंडामेंटल्स है वो काफी मजबूत है। बढ़ेंगे आगे और अब कुछ नजर डालेंगे अन्य राष्ट्रीय खबरों पर। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि केंद्रीय बैंक की डिजिटल करेंसी यानी सीबीडीसी का ट्रायल शुरू हो चुका है। डिजिटल करेंसी परियोजना को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा कि इससे समूची अर्थव्यवस्था का कामकाज जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक दुनिया के उन चुनिंदा केंद्रीय बैंकों में शामिल है जिसने पहली बार ऐसी पहल की है। रिजर्व बैंक निकट भविष्य में सीबीडीसी को पूर्ण रूप से लॉन्च करने की कोशिश करेगा। Going forward, it will be a landmark moment. It will be a landmark achievement so far as the functioning of the entire economy is concerned. So in that sense also, it's going to be a major transformation of the way business is done, the way transactions are conducted. And the Reserve Bank is among the very few central banks in the world which have taken this initiative. रिजर्व बैंक के गवर्नर ने यह भी कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था का उथल पुथल के दौर से अभी गुजर रही है वैश्विक अर्थव्यवस्था। उन्होंने कहा कि ऐसे अनिश्चितता भरे माहौल में भी इंडियन इकोनॉमी में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। In this unsettling global environment, the Indian economy has been growing steadily, drawing strength from its macroeconomic fundamentals and buffers. According to the IMF, India is slated to be one of the fastest growing major economies of the world in the current year as well as in the next year. Our recovery and growth have been more broad-based. Our policies, fiscal, monetary and regulatory, were prudent, targeted and time-bound. We were careful to ensure that demand remained in balance while supply conditions improved. उन्होंने ये भी कहा कि रिजर्व बैंक महंगाई की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि लिक्विडिटी को लेकर रिजर्व बैंक सतर्क है। उन्होंने महंगाई के और भी कम होने की उम्मीद जताई है। Domestic inflation remains elevated. We are closely monitoring the inflation trends as well as the effect of our past actions. In the Mahabharata, during the famous Swayamvara, no one can match the prowess of Arjuna. But our constant endeavor is to keep an Arjuna's eye on inflation. Other related factors like the evolving inflation growth dynamics, soft indicators like our surveys of consumers and surveys on consumers and businesses, global macroeconomic, financial and commodity market developments, and aspects of financial stability. तो लबोलुबाब ये कि निकट भविष्य में हम और आप डिजिटल करेंसी जो है उसको एक्सपीरियंस कर पाएंगे। इसकी जल्दी ही शुरुआत भारत में भी होने वाली है। बढ़ेंगे आगे। ईडी ने अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रदेश के मुख्यमंत्री, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन भेजा है। ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 3 नवंबर को यानी कि कल 11:30 बजे सुबह पूछताछ के लिए बुलाया है। अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में 19 जुलाई को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को गिरफ्तार किया गया था। पंकज मिश्रा पर अवैध खनन के जरिए 42 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। पंकज मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद आधिकारिक बयान में ईडी ने बताया था कि राज्य में 1000 करोड़ रुपए से भी अधिक का अवैध खनन हुआ है। 6 मई 2022 को ईडी ने पहली बार झारखंड के निलंबित खान और उद्योग सचिव पूजा सिंघल सहित अन्य के कम से कम 25 ठिकानों पर छापेमारी की थी। तब निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा के सीए सुमन कुमार के घर और कार्यालय से 19 करोड़ रुपए से अधिक नकदी मिली थी। उधर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा है कि अवैध खनन मामले में सीएम सोरेन के खिलाफ साक्ष्य मिले हैं, जिसकी पुष्टि भी अखबारों के जरिए हो चुकी है। उन्होंने कहा कि साक्ष्य के आधार पर जारी किया गया ईडी का समन स्वागत योग्य है। माइंस घोटाले के रूप में पूरे झारखंड की जनता जानती है कि अपने नाम पर, अपने प्रेस एडवाइजर्स के नाम पर
अपने विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के नाम पर, अपनी पत्नी के नाम पर जमीन का आवंटन किया है। हजारों हजार करोड़ रुपए की इलीगल माइनिंग हुई है, जिसकी पुष्टि उनके अखबारों में आ रही है, साक्ष्य भी अब सामने आ रहा है, और साक्ष्य के आधार पर अगर मुख्यमंत्री जी को समन कर रही है ईडी, तो वह तो स्वागत योग्य कदम है। हमारे साथ हमारे सहयोगी दिवाकर इस वक्त ताज़ा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। दिवाकर नमस्कार। और मेरा सवाल यही कि अब जबकि पंकज मिश्रा ने सारी बातें अब खोल दी हैं, सारी बातें बता चुके हैं, अब उसके बाद से कल जब समन जारी किया गया है, वो सारी बातें ईडी पहले से ही जान रही है कि कहां कहां पेंच फंसा हुआ है और कहां कहां से आपको उन तमाम सवालों का जो है वो सामना करना पड़ सकता है। देखिए, निश्चित तौर पर पंकज मिश्रा की जब गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद से जब ईडी उनसे लगातार पूछताछ कर रही थी, तो कई तरह की चीजें निकलकर सामने आई थी कि किस तरीके से ये पूरा नेक्सस एक तरीके से काम कर रहा है। तो इस नेक्सस को लेकर लगातार चर्चा हो रही थी और लगातार ईडी जो सारे पक्ष थे, तथ्य थे, चीजों को खंगाल रही थी। और जब पिछले दिनों जब पंकज मिश्रा की तबीयत खराब हुई तो उसे रिम्स में जब दाखिल कराया गया, तो यहां तक ईडी को यह जानकारी मिली है कि उनके फोन कॉल और जो डिटेल्स है, जो रिकॉर्डिंग्स है, उसके आधार पर ईडी को इस तरह के सबूत मिले हैं कि वो मुख्यमंत्री के नाम पर जो है वो अधिकारियों को धमकाते थे और अवैध खनन का जो कारोबार था वो झारखंड में पिछले कुछ दिनों से अभी भी रुका नहीं था। और जब जिसका कि आप जिक्र कर रहे थे कि पिछले करीब 6 महीने से ये जब खान सचिव पूजा सिंघल की गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद से करीब 6 महीने का सफर ये हुआ है और 6 महीने में ईडी ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है, कई लोगों से पूछताछ हुई है, कई खुलासे हुए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री तक डायरेक्ट लिंक जो था वो अभी तक नहीं है। लेकिन सूत्रों से मुझे जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ईडी को कई ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिसके आधार पर ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सम्मन दिया है और कल उन्हें जो है वो ईडी का जो यहां पर ऑफिस है, ये वहां पर ऑफिस में बुलाया गया और इसको लेकर जो आप कह सकते हैं जो डीजीपी या पुलिस मुख्यालय है उनको एक पत्र लिखा गया है कि जो ईडी का ऑफिस है उसके आसपास सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाए। तो इन तमाम बिंदुओं को लेकर लगातार जो हम कह सकते हैं कुछ दिनों से संशय की स्थिति बनी हुई थी। हालांकि आज मुख्यमंत्री साहिबगंज के दौरे पर हैं, वहां पर आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल हो रही है और झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से हालांकि अभी तक कोई ऑफिशियल प्रतिक्रिया इस पर नहीं आई है, लेकिन बीजेपी ने निश्चित तौर पर कहा है कि ईडी ने अगर कुछ साक्ष्य के आधार पर मुख्यमंत्री को सम्मन जारी किया तो यह स्वागत योग्य कदम है और ये चीज इस तरह की चीजें पहले भी होती रही है। और अगर अपोजिशन या जो हम कह सकते हैं ईडी की ओर से अगर जो ये सम्मन जारी किया गया है उस पे अगर कोई प्रतिक्रिया झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से आती है तो इस तरह की चीजें पहले भी होती रही है। पहले भी कई ऐसे मुख्यमंत्री रहे जिन पर ईडी की ओर से सम्मन जारी किया गया है। तो ऐसे में अगर ईडी को कोई साक्ष्य मिलता है तो इसमें कहीं कोई बड़ी बात नहीं है और अगर साक्ष्य मिला है तो पूछताछ चाहे कोई भी हो उनकी पूछताछ होनी चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। बिल्कुल, तो कल इस बात का हम सभी को इंतजार रहेगा कि कल जब ईडी पूछताछ करेगी तो क्या कुछ बातें निकलकर सामने आती है और हम सभी ये उम्मीद करें कि कम से कम हेमंत सोरेन इस पूछताछ में ईडी का वो सहयोग करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को रांची से हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने कर्नाटक के भाजपा नेता प्रवीण नेट्टारू की हत्या में वांछित पीएफआई के 4 नेताओं की तस्वीरें जारी की हैं। इसके साथ ही इनका सुराग देने वालों को 2 से 5 लाख रुपए तक का इनाम भी घोषित किया गया है। नेट्टारू भाजपा युवा मोर्चा के सदस्य थे। दक्षिण कर्नाटक जिले के बेल्लारी में 26 जुलाई को उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने 4 वांछितों की तस्वीरों के साथ उनका डिटेल ब्यौरा भी साझा किया है। एनआईए ने आरोपी मोहम्मद मुस्तफा पिता उमर निवासी बेल्लारी पर 5 लाख रुपए का, आरोपी तुफैल मोहम्मद पिता हामिद मोहम्मद निवासी कोडागू पर 5 लाख रुपए का, इसी तरह आरोपी उमर फारूक पिता रफीक निवासी बेल्लारी दक्षिण कन्नड़ जिला पर 2 लाख रुपए और अबू बकर सिद्दीकी उर्फ पेंटर सिद्दीकी पिता अली कुन्ही निवासी दक्षिण कन्नड़ जिला पर भी 2 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। और अब खबर गुजरात से है। गुजरात के मोरबी शहर में ब्रिज टूटने की घटना में गिरफ्तार किए गए 9 लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं।
मोरबी राजकोट बार एसोसिएशन ने कंपनी के आरोपियों को केस नहीं लड़ने और उनका प्रतिनिधित्व नहीं करने का फैसला किया है। एसोसिएशन ने कहा है कि मोरबी हादसे में शामिल आरोपियों के बचाव में जिले का कोई भी वकील उनका केस नहीं लड़ेगा। दोनों बार एसोसिएशन ने यह प्रस्ताव पारित कर दिया है। मोरबी कोर्ट ने मोरबी में केबल ब्रिज गिरने की घटना में 4 आरोपियों को 5 नवंबर तक पुलिस हिरासत में और दूसरे 5 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। खबर केरल से है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और विश्वविद्यालयों के कुलपति के बीच का मामला अभी तक गरमाया हुआ है। आपको बता दें कि आरिफ मोहम्मद खान ने एक कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जिसके खिलाफ अब 7 कुलपतियों ने केरल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने कोर्ट से नोटिस को रद्द करने की मांग की है और तर्क दिया है कि यह अवैध है। जस्टिस देवन रामचंद्रन की सिंगल बेंच आज इस पर विचार करेगी। राज्यपाल ने आरोप लगाया है कि विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति के समय यूजीसी के नियमों की अनदेखी हुई है। खबर हिमाचल से है। हिमाचल प्रदेश में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज हिमाचल के वो दौरे पर हैं। बिलासपुर में उन्होंने एक जनसभा की और उन्होंने विपक्षी कांग्रेस पर कटाक्ष किया और कहा कि कांग्रेस राज में प्रधानमंत्री हिमाचल केवल गर्मी के मौसम में राजनीतिक पर्यटन के लिए आते थे, राज्य की चिंता नहीं करते थे, लेकिन आज पीएम मोदी आपके साथ खड़े हैं। साल गुजर गए आजादी के, आपने भी देखा, हमने भी देखा। कौन पूछता था हमें? किस भाव डालते थे हमारी कीमत? यहां प्रधानमंत्री उस समय पॉलिटिकल टूरिज्म में आया करते थे। गर्मी का मौसम आया तो आ गए, कभी यहां की चिंता नहीं की, कभी यहां के बारे में सोचा नहीं। और आप और हम प्रधानमंत्री के बारे में कहते थे कि जब प्रधानमंत्री आए थे, यानी एक ऐसा ओकेजन हो जाता था जैसे प्रधानमंत्री कभी आए हों। और आज प्रधानमंत्री मोदी जी हर पुकार पर आपके बीच में रहते हैं और आपके साथ खड़े रहते हैं, ये हमको समझ आया। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज लगातार दूसरे दिन राज्य में चुनावी रैलियां कर रहे हैं। नादौन में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ अभी तक परिवारवाद को ही बढ़ावा दिया है, जबकि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश और राज्य का लगातार विकास किया जा रहा है। ऐसे ही कांग्रेस ने 40 साल तक कांग्रेस ने 1 रैंक 1 पेंशन योजना को अनसुनी करती रही थी। 40 साल से हिमाचल के ये बेटे, उनका परिवार 1 रैंक 1 पेंशन की मांग 40 साल से करते थे, मगर एक कांग्रेस के बहरे कानों पर सुना ही नहीं पड़ता था। आपने 2014 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, 2015 में मोदी जी ने 1 रैंक 1 पेंशन को कर 40,000 करोड़ रुपया हमारे सेना के जवानों के परिवार के बैंक अकाउंट में डालने का काम किया। और इस सबके बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हमीरपुर में चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को सुरक्षित रखने, विकास की गति को तेज करने और राज्य में रोजगार के लिए डबल इंजन की सरकार फिर से बननी चाहिए। हिमाचल प्रदेश को सुरक्षित रखने के लिए, हिमाचल के विकास को तेज गति देने के लिए, हिमाचल के नौजवानों के लिए और विकास की इस गति को स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ग्रामीण विकास के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के लिए, माताओं बहनों के सम्मान और स्वावलंबन के लिए डबल इंजन की सरकार फिर से बननी चाहिए। और हमारे साथ हमारे सहयोगी विक्रमजीत सिंह इस वक्त ताजा अपडेट के साथ मौजूद हैं। तो विक्रमजीत सिंह, अब कुछ ही दिनों का वक्त रह गया है जब हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने हैं, विधानसभा के चुनाव। आप वहां पे ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं, किस तरह की राजनीतिक सरगर्मियां, राजनीतिक हलचल आप वहां पे देख पा रहे हैं तमाम पार्टियों की तरफ से?
देखिए, जहां तक कांग्रेस और बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी की तरफ से चुनाव प्रचार बड़ा धुआंधार किया जा रहा है। तमाम जो बीजेपी के दिग्गज नेता हैं वो हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं और चुनाव प्रचार कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर बात की जाए कांग्रेस की, कांग्रेस से प्रियंका गांधी 2 बार यहां पर आ चुकी हैं और रैलियां जो है अपनी कर चुकी हैं। इसके बाद 4 तारीख को उनको यहां पर आना है और रैली करने। इसके अलावा जो उम्मीद जाहिर की जा रही है कि राहुल गांधी भी चुनाव प्रचार के लिए यहां आ सकते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी यहां चुनाव प्रचार करेंगे। तो ऐसे में कांग्रेस के बाकी नेता भी यहां चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो जो मुख्य मुकाबला देखा जा रहा है वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही मुख्य मुकाबला देखा जा रहा है। हालांकि आम आदमी पार्टी जो है चुनाव लड़ रही है, लेकिन उसकी उतनी जो धमक है वो दिखाई नहीं दे रही है। चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल जो है चुनाव प्रचार के लिए आए थे, लेकिन उसके बाद जो है आम आदमी पार्टी का कोई बड़ा नेता जो है अभी तक चुनाव प्रचार में नहीं आया है। लोगों को उम्मीद है कि आने वाले कुछ दिनों में अरविंद केजरीवाल जो है चुनाव प्रचार के लिए हिमाचल प्रदेश आ सकते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो त्रिकोणीय मुकाबला आम आदमी पार्टी जो है बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर चुनाव प्रचार की बात करें तो चुनाव प्रचार में कांग्रेस और बीजेपी ही एक दूसरे पर जो है प्रहार कर रही है, जबकि आम आदमी पार्टी को लेकर कोई किसी प्रकार की टीका टिप्पणी जो है अभी तक नहीं की जा रही। तो मामला साफ दिखाई दे रहा है कि जो मुकाबला है वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही दिखाई मुख्य मुकाबला दे रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विक्रमजीत सिंह इन तमाम ताजा अपडेट्स को हिमाचल के नादौन से हम तक पहुंचाने के लिए। बढ़ेंगे आगे। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय ने जल के बारे में जागरूकता बढ़ाने, संरक्षण और उपयोग करने के प्रयास में 1 से 5 नवंबर तक 7वें भारत जल सप्ताह का आयोजन किया है। इस दौरान वैश्विक स्तर के निर्णयकर्ताओं, राजनेताओं, शोधकर्ताओं और उद्यमियों के बीच विचार विमर्श होगा। यहां जल संरक्षण से जुड़ी कई नवोन्मेषों की प्रदर्शनी भी लगाई गई है। हमारे साथ इस वक्त हैं समीर व्यास जी, जो कि वैज्ञानिक हैं और जो बिलोंग करते हैं केंद्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला से। इनसे बात करते हैं। सर, कौन सी आपने ये जो लगाई हुई है प्रदर्शनी, इसका क्या मकसद? ये जो एक मॉडल है, इसमें एक बेसिक जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जल विद्युत परियोजनाओं में किस तरीके से एक शुरुआती अन्वेषण में हमें एक टनल के अंदर, जैसे एक ड्रिफ्ट के अंदर अलग अलग प्रकार के हम परीक्षण करते हैं। इन सीटू टेस्टिंग होती है, यथास्थल परीक्षण, जिसमें प्लेट लोड टेस्ट होता है, ड्रिलिंग ऑफ रॉक्स होती है कि रॉक मास जो है वो कितना मजबूत है कि आगे उस परियोजनाओं में अगर हम हेडरेस्ट टनल वगैरह बनाते हैं तो कितनी मजबूती से वो टिक पाएंगे। We agreed on government-to-government agreements which facilitated the Bundelkhand project, where an Israeli company is doing the planning. And it also facilitated the only water attaché in the world that Israel has in our embassy in New Delhi, who is initiating new projects. So we are very active here. नमामि गंगे के महानिदेशक जी अशोक इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, इस बार ये जो इंडिया वाटर वीक जो हो रहा है, इसमें आप क्या सोच के चलते हैं कि इनोवेशंस गंगा के बारे में काफ़ी बातें हो रही हैं, चर्चा हो रही है, तो आपका सबसे ज़्यादा इनोवेशन का काम है, तो कैसे आप देखते हैं? देखिए, पिछले कई सालों से नमामि गंगे की तरफ से मुख्य हमारा कंसंट्रेशन ऑन क्रिएटिंग STPs। ये अभी हम उनको निर्मल जल केंद्र बोलते हैं, निर्मल जल केंद्र बोलते हैं STPC को। तो STPs बना के गंदा पानी गंगा नदी में जाने से रोकने के लिए प्रयास कर रहा था और काफ़ी हद तक हम सक्सेसफुल हो चुके हैं। आंकड़े बताएंगे तो मैं बताया ना, इस साल हम सोच रहे हैं कि 2000 मिलीलीटर कैपेसिटी बढ़ा दें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिसंबर 2019 में जब हमारा नेशनल गंगा काउंसिल मीटिंग हुआ था, उन्होंने उस समय एक कंसेप्ट दिया कि लोगों को नदी से जोड़ने के लिए अर्थ का पुल बनाना है, अर्थ गंगा बनाना है। उसी के डायरेक्शन में पिछले 5-6 महीने में काफ़ी काम हुआ है। ग्रेटर नोएडा में 7वें इंडिया वाटर वीक की शुरुआत हो चुकी है और कोविड के बाद ये इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया है और इसमें तकरीबन 22 देशों के 1500 से भी ज़्यादा डेलीगेट जो है वो हिस्सा ले रहे हैं। कोशिश यहाँ पर यह है कि जल संसाधन और विकास के जुड़े हुए तमाम जितने भी अवयव हो सकते हैं, कारक हो सकते हैं, उन सब पर काम करना है। वाटर मैनेजमेंट की बात हो, ग्रे वाटर की बात हो, भूजल प्रबंधन की बात हो या फिर डैम सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात हो, तमाम ऐसे जितने भी आयाम हैं जल संसाधन और नदी विकास को लेकर के, उन पर इस पर चर्चा होगी। कैमरामैन मोहित के साथ चंद्रशेखर, DD न्यूज़, ग्रेटर नोएडा। बढ़ेंगे आगे। अब एम्स अस्पताल भी मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं के लिए एक मानक को फॉलो करेगा और नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स यानी
NABH से सर्टिफिकेट लेगा। इस दिशा में पहल भी शुरू हो गई है। इसके लिए एम्स के बर्न एंड प्लास्टिक विभाग के 50 कर्मचारियों को ट्रेनिंग भी दी जा रही है। एम्स के बर्न एंड प्लास्टिक विभाग को मार्च 2023 तक NABH का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इसके बाद एम्स ट्रॉमा सेंटर को NABH का सर्टिफिकेट मिलेगा। अगले कुछ वर्षों में एम्स को पूरी तरह से NABH का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। हॉस्पिटल के क्षेत्र में NABH का सर्टिफिकेट मिलना इस बात का सबूत होता है कि अस्पताल के अंदर जो सुविधाएं मरीजों को दी जा रही हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद हैं, वो एक स्टैंडर्ड के मुताबिक है। ये स्वास्थ्य सुविधाओं की गुणवत्ता को बेहतर करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। पेशेंट्स के नंबर बढ़ते रहें, उसके बाद भी हम क्वालिटी सेम रखें पेशेंट्स की, उसके लिए हमको डेफिनेटली NABH से गाइडेंस मिलेगी, क्योंकि इनका एक्सपीरियंस है पेशेंट की क्वालिटी और सेफ्टी। सपोज करिए एक ICU है जिसमें कि पहले 5 पेशेंट सीरियस थे 15 में से, अब 10 सीरियस आने लगे, 15 सीरियस आने लगे। अब आप अगर कॉमन सेंस लगाएं तो हम बोलेंगे 5 से तो काम अच्छे से होगा, 15 है तो अच्छे से नहीं हो पाएगा, वो हमारी कॉमन सेंस है। लेकिन ऐसा है आज की तरह की साइंस में सेम स्टाफ से एफिशिएंसी बढ़ सकती है, प्रोसेस बढ़ सकते हैं, क्योंकि उस स्टाफ को अब सपोर्ट मिलेगी नीचे स्टोर की। हम एक NABH एक तरह का प्रोटोकॉल प्रोसेस डिपेंडेंट एक सिस्टम है जो हम स्ट्रेस करते हैं, जिसमें बाहर के लोग आके हमारी फैसिलिटी को जज करते हैं। जो NABH की टीम आएगी तो आई थिंक ये बहुत ही प्रोग्रेसिव और दूरदर्शिता वाला मामला है, जिससे पेशेंट्स की लाइफ और उनकी केयर में बहुत ही और ज़्यादा सुधार बढ़कर आएगा। बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे खेल जगत की कुछ अहम खबरों की। और खेल प्राइम के साथ हमारे सहयोगी गौरव, आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पे मौजूद हैं। गौरव नमस्कार। नमस्कार असीम, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और खबरों की जो शुरुआत है वो वर्ल्ड कप की खबरों के साथ करेंगे, ICC T20 विश्व कप की खबरों के साथ। ICC T20 विश्व कप में सुपर 12 पे एडिलेड के मैदान पर भारत और बांग्लादेश की टीम आज एक दूसरे के खिलाफ मैदान पर हैं। मैच में बांग्लादेश के कप्तान शकीब उल हसन ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत ने ताजा समाचार मिलने तक बगैर किसी नुकसान के 10 रन बना लिए हैं। भारतीय टीम में सिर्फ एक बदलाव किया गया है, दीपक हुड्डा की जगह पर अक्षर पटेल को शामिल किया गया है। वहीं बांग्लादेश की टीम में भी एक बदलाव सामने आया है, सौम्य सरकार के स्थान पर शरीफुल इस्लाम को टीम में जगह दी गई है। भारत ने सुपर 12 में इस मैच से पहले 3 मैच खेले हैं, जिसमें 2 में टीम को जीत मिली है, जबकि 1 मैच में टीम को हार का मुंह देखना पड़ा है। ऐसे में आज का मुकाबला टीम इंडिया के लिए काफी अहम है। और इस अहम मुकाबले पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे जुड़ते हैं एडिलेड से अपने संवाददाता अभिषेक महाजन से। अभिषेक, इससे पहले जो स्पेशल शो किया था उसमें हम लोग प्लेइंग 11 को लेकर के बहुत सारी बातें कर रहे थे, लेकिन बदलाव जो है वो सिर्फ एक हुआ है। दीपक हुड्डा बाहर गए हैं, अक्षर पटेल को शामिल किया गया है, यानी कि टीम मैनेजमेंट का जो भरोसा है KL राहुल पर, दिनेश कार्तिक पर, वो बना हुआ है। बिल्कुल गौरव, सही कहा आपने। और हम पहले जो हम शो कर रहे थे उसमें हमने बात भी की थी कि KL राहुल को लेकर काफ़ी कॉन्फिडेंट है राहुल द्रविड़, उनसे परसिस्ट करना चाहते हैं। और आज के मैच में भी अभी आप देखें 2 ओवर में 10 रन हो चुके हैं टीम इंडिया के। और जो स्टार्ट दिया राहुल ने वो काफ़ी स्लो स्टार्ट दिया, हालांकि एक छक्का उनके बल्ले से आ गया है, लेकिन ये ज़रूरी भी था गौरव उनके लिए। आप देखिए, जैसा हमने पहले भी बताया कि विराट कोहली और KL राहुल की अच्छी खासी चर्चा हुई थी नेट सेशन में। विराट कोहली उनसे लगातार बातचीत कर रहे थे और ये ज़रूरी भी है। ऐसा नहीं है कि KL राहुल अच्छे बल्लेबाज नहीं है, ब्रिलियंट टैलेंट है वो, बस उनको थोड़े से रन्स की ज़रूरत है और वो कॉन्फिडेंस दोबारा आ जाता है। और स्लो स्टार्ट का कारण यही है, शायद विराट कोहली ने उनको ये कल बताया होगा कि आप अपने आप को टाइम दीजिए थोड़ा पिच पर। अगर आप मिडिल करना शुरू कर देते हैं तो वो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है। अगर कॉन्फिडेंस आपका मैदान पे आ जाता है तो रन्स भी अपने आप निकलते हैं। तो उम्मीद यही करेंगे कि KL राहुल से के बल्ले से रन्स निकलें और उनके लिए ज़रूरी है और भारत के लिए भी काफ़ी ज़रूरी है। आप देखिए, बिजनेस एंड ऑफ द टूर्नामेंट अब स्टार्ट हो जाएगा। अगला मैच जिम्बाब्वे से, फिर उसके बाद
टीम इंडिया सेमीफाइनल्स खेलेगी और हम ये मान के चल रहे हैं कि टीम इंडिया सेमीफाइनल्स खेलेगी। बिल्कुल अभिषेक, जीतती है ये बिल्कुल हम जानते हैं कि जहां से टीम इंडिया के लिए अब हर मैच जो है, दिनेश कार्तिक से भी हम उम्मीद करेंगे कि उनके बल्ले से रन आए, जिससे जो प्रेशर है विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव के ऊपर कम हो जाएगा। जी बिल्कुल अभिषेक, आपने बिल्कुल सही कहा। और यहां से वाकई अब जो मुकाबले हैं, टीम इंडिया को हर मुकाबला जो है वो जीतना है। तो अब यकीनी तौर पर बांग्लादेश, अगर आज के ही मुकाबले की बात करें तो बांग्लादेश तो एक बड़ी चुनौती है ही है, लेकिन जिस तरह का मौसम एडिलेड में लगातार रहा है, इस मैच से पहले भी, थोड़ी देर पहले भी बूंदाबांदी हुई थी, ऐसे में अभी जो फोरकास्ट है वो क्या है? क्या आपको लग रहा है कि किस तरह का अभी आगे जो मैचेस में वो किस तरह का फोरकास्ट रह सकता है? बिल्कुल अभिषेक, आपसे हम वाकई आप ये जो आपने जो जानकारी दी है बहुत काफी इंपॉर्टेंट जानकारी दी है, लेकिन फिलहाल आपकी आवाज अभी नहीं मिल पा रही है, तो आपसे हम फिर लौटेंगे आपके पास। लेकिन बहरहाल अभी अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जो कि T20 विश्व कप से ही जुड़ी हुई है। एडिलेड में आज खेले गए पहले मुकाबले में नीदरलैंड्स ने जिम्बाब्वे को 5 विकेट से हरा दिया। मैच में जिम्बाब्वे द्वारा दिए गए 118 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए नीदरलैंड्स ने 18वें ओवर में 5 विकेट पर 120 रन बनाकर जीत हासिल की। नीदरलैंड्स की ओर से मैक्स डाउड ने 52 रन की पारी खेली। मैच में जिम्बाब्वे ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम पूरे 20 ओवर नहीं खेल पाई और 19.2 ओवर में 117 रन पर ऑल आउट हो गई। जिम्बाब्वे की ओर से सिकंदर रजा ने सबसे ज्यादा 24 गेंदों पर 40 रन की पारी खेली। वहीं सीन विलियम्स ने 23 गेंदों पर 28 रन बनाए। नीदरलैंड्स की ओर से पॉल वैन मैकरन ने 3 विकेट हासिल किए। तो जाहिर तौर पर कहना चाहिए कि जिम्बाब्वे का ये मैच हारना भारत के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत को अब जो अपना इस मैच के बाद जो अगला मुकाबला है वो जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलना है। तो असीम, ये थी T20 विश्व कप से जुड़ी हुई तमाम खबरें, लेकिन बाकी खबरों के लिए भारत जो है बांग्लादेश के खिलाफ जो मैच इस वक्त चल रहा है उसको जीत के एक और तोहफा जो है भारतीय प्रशंसकों को दे। यकीन तौर पर बहुत बहुत शुक्रिया गौरव, इन तमाम खेल की खबरों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और अब बढ़ेंगे आगे और कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर निगाह डालेंगे। सबसे पहले खबर इजराइल से है। इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू एक बार फिर से वहां के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। मंगलवार को प्रधानमंत्री चुनाव के बाद आए एग्जिट पोल में नेतन्याहू सत्ता में वापसी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक इजरायली संसद की 120 सीटों में से 61 से 62 सीटें नेतन्याहू की पार्टी को मिलती दिख रही है। वहीं मौजूदा प्रधानमंत्री यार लैपिड की पार्टी को एग्जिट पोल में 54 से 55 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। और अब बात डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने यह कहा है कि संसदीय चुनाव में बढ़त लेने के बावजूद भी वे इस्तीफा देंगी। उन्होंने कहा कि वे व्यापक समर्थन के साथ एक नई सरकार का गठन करना चाहती हैं। डेनमार्क में कल संसदीय चुनाव के लिए मतदान हुए। शुरुआती नतीजों के मुताबिक फ्रेडरिक्सन की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी मजबूत स्थिति में है और सेंटर लेफ्ट ब्लॉक संसद के बहुमत के आंकड़े से एक सीट ज्यादा मिलती दिख रही है। कोपनहेगन में अपने समर्थकों से मिलने के बाद फ्रेडरिक्सन ने चुनाव नतीजों पर खुशी जताई। साथ ही उन्होंने कहा कि वे नई सरकार बनाने के बारे में अन्य दलों के साथ बैठक करेंगी। उत्तर कोरिया ने आज तड़के अपने पूर्वी और पश्चिमी तटों से 10 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। दक्षिण कोरिया की सेना ने इस बात की पुष्टि की कि दक्षिण कोरिया के द्वीप ओलियंगडो की तरफ मिसाइल दागी गई, जो कि जापान सागर में जाकर गिरी। मिसाइल लॉन्च के समय वहां के द्वीप पर एयर रेड की चेतावनी जारी की गई थी। दक्षिण कोरिया की सेना के प्रवक्ता ने कहा कि वे इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या ये चेतावनी मिसाइल लॉन्च से संबंधित थी। उत्तर कोरिया ने यह परीक्षण ऐसे वक्त में किया है जब अमेरिका और दक्षिण कोरिया बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास कर रहे हैं और कल ही उत्तर कोरिया ने सैन्य अभ्यास को रोकने की मांग की थी।
और अब खबर ब्राजील से है। जॉयर बोल्सोनारो ब्राजील चुनाव में मिली हार के बाद सत्ता हस्तांतरण के लिए तैयार हो गए हैं, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर अपनी हार स्वीकार नहीं की है। ब्राजील में रविवार को आम चुनाव के लिए मतदान हुआ था। इनमें वामपंथी वर्कर्स पार्टी के नेता लूला डी सिल्वा ने बेहद ही कड़े मुकाबले में जॉयर बोल्सोनारो को हरा दिया था। ब्राजील के राष्ट्रपति जॉयर बोल्सोनारो की हार से उनके समर्थक भड़क गए थे। समर्थकों ने देश के कई हिस्सों में दंगे कर दिए। बोल्सोनारो ने अपने समर्थकों से देश में शांति बनाए रखने के लिए कहा है। बोल्सोनारो के चीफ ऑफ स्टाफ ने यह कहा है कि राष्ट्रपति बोल्सोनारो ने मुझे सत्ता हस्तांतरण प्रक्रिया शुरू करने के लिए कहा है। रूस ने यूक्रेन के साथ ब्लैक सी अनाज निर्यात सौदे को निलंबित कर दिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने यह कहा है कि यूक्रेनी बंदरगाहों से अनाज के निर्यात के लिए एक विश्वसनीय और सुरक्षित कॉरिडोर की आवश्यकता है। ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा कि दुनिया को इस अनाज निर्यात को बाधित करने के किसी भी रूसी प्रयास का कड़ा जवाब देना चाहिए। यूक्रेन राष्ट्रपति ने कहा कि तुर्की और संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों से ही यूक्रेनी जहाज कॉरिडोर से अनाज लेकर जा पा रहे थे। और यहां रुके एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मकसद हो बुलंद लोकतंत्र की आवाज, जज्बा तमाशे का शोर नहीं, जनहित पर हो जोर, मुद्दा जो तय करता हो देश की दिशा, सवाल वही जिनसे जुड़ा हो जन सरोकार। देखिए 5 की पंचायत मेरे साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। क्या आप अपनी स्टार्टअप को तेजी से ग्रो करना चाहते हैं और अपनी स्टार्टअप को ग्रो करने में आपको बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं? स्टार्टअप करने के लिए अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए क्या आपको भी बहुत डर लग रहा है? स्टार्टअप करना है ना, तो स्टार्टअप चैंपियन से सीखो। देखिए startupchampions.o डीडी नेटवर्क पर। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और अब बात हम करेंगे लाइफ प्राइम की। हमारे देश भारत में विभिन्न राज्यों के खान पान की अपनी एक अलग पहचान होती है। देश के हर राज्य की अपनी एक मशहूर डिश होती है जिसके लिए वो पूरे देश दुनिया में जाना जाता है। अगर आप देश के मशहूर खाने का स्वाद लेना चाहते हैं तो दिल्ली का सरस फूड फेस्टिवल आपके लिए बेस्ट है। केंद्र सरकार की तरफ से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत दिल्ली में सरस फूड फेस्टिवल आयोजित किया जा रहा है। दिल्ली के कनॉट प्लेस हैंडीक्राफ्ट भवन में 28 अक्टूबर से शुरू हो चुका है, जो कि 10 नवंबर तक चलेगा। इस साल सरस फूड फेस्टिवल में तकरीबन 21 से 22 फूड स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें देश के करीब 17 राज्यों को जायकेदार मशहूर खान पान मौजूद है। राजस्थान के दाल बाटी चूरमा की बात हो या फिर हिमाचल प्रदेश की लाजवाब स्वीट डिश की, सरस फूड फेस्टिवल का मकसद ग्रामीण क्षेत्र की सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को बढ़ावा देना है और इस कार्यक्रम में महिलाओं द्वारा तैयार किए गए पारंपरिक मशहूर खान पान और घर में बनाई गई हैंडीक्राफ्ट चीजें मसलन पेंटिंग, खिलौने, कपड़े, डेकोरेशन आइटम आदि सामान की भी यहाँ बिक्री की जा रही है। वहीं फेस्टिवल का यह भी मकसद है कि लोगों को देश के फूड कल्चर से भी परिचित कराया जाए। बढ़ेंगे आगे और इसके साथ ही मिड डे प्राइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।